हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और चैप्टर का नाम है अमालगमेशन। चलो, लेक्चर आज थोड़ा शॉर्ट होगा, तो कंसेप्ट समझ लेते हैं अमालगमेशन का क्या है, ठीक है ना? हाँ, हाँ, लिखाऊंगा कुछ तो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। हेडिंग ही गायब हो जाती है यहाँ से। अरे अरे, ये फर्स्ट पेज है, इससे नीचे नहीं होता। हाँ, वही करना पड़ेगा। Yes. हाँ, ये 13 इन्वेस्टमेंट का है बेटा। अमालगमेशन मॉड्यूल का अगर अपन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को ना एएस के कैटेगरी में लिया हुआ है। मतलब 50% तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आएगा और 50% जो चैप्टर्स है अपने बाकी के उस पे। तो अमालगमेशन ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पकड़ा के लास्ट एग्जाम में भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन था इस पे। मैं 5 से 14 मतलब 5 to 14 के बीच में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट मतलब अपन करके क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 5 से 15 मार्क या 5 से 14 मार्क बोल लो। आया तो 20 मार्क के लिए भी इस पे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 30 मार्क्स के एमसीक्यू होने की वजह से अभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना ये थोड़ा सा इंपॉसिबल लग रहा। जब पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तो 20 मार्क के क्वेश्चन भी देखे जाते थे। अभी आइडिया है नहीं कुछ, 14 मार्क्स मैक्सिमम देखा हुआ है। इस अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स के आए हुए थे। yes. तो 14 मैक्सिमम अपन एक क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे? तो आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जहां पे केस स्टडी देके क्या किया जा सकता है, उसमें एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको पूछा जाएगा कि एज पर एएस 14 आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके हिसाब से अगर 8 मार्क का 7-8 मार्क का क्वेश्चन आया तो डिस्क्रिप्टिव मतलब एएस के रिलेटेड नहीं, लेकिन आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह पास करने के लिए बोल सकते हैं। 14 मार्क का क्वेश्चन आया तो जर्नल एंट्री के साथ बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट भी बनाने को बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपने को जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अपने जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाई थी, वैसे यहाँ पे भी अपने को जर्नल एंट्रीज पास करने पड़ने वाले हैं और बैलेंस शीट बनानी पड़ने वाली है। इन टोटल अपन ये चैप्टर को पूरा डिस्क्रिप्टिव वैसे ही देखेंगे, क्योंकि मॉड्यूल में अगर तुम इसके क्वेश्चंस देखोगे तो वो पूरे तुमको फुल फ्लेश क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अमालगमेशन हो रहा है क्या है, बात करेंगे अमालगमेशन के रिलेटेड, लेकिन जहां पे आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी पड़ रही है, तुमको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ रहा है इसके हिसाब से। और एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आया था वो भी 14 मार्क्स का वैसा ही था, फुल फ्लेश क्वेश्चन था।
अपन इसको एएस बोलो, मतलब पूरा ही पढ़ने वाले, तो एएस ऑटोमेटिकली कवर ही हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 भी कवर हो जाएगा और अमलगमेशन का चैप्टर भी यहाँ पे कवर ही हो जाएगा। चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। अगर किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करना है या किसी भी बिजनेस को अपनी ग्रोथ करनी है, तो ना दो ग्रोथ के तरीके हैं बिजनेस के पास। एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब एक बिजनेस स्टार्ट कर लो तुम लोग, 5, 8, 10, 15 साल मेहनत करो उसके ऊपर और बिजनेस को 10, 15 साल में एक अच्छे लेवल पे लेके चले जाओ, है ना। ये एक तरीका, इसको अपन ऑर्गेनिक तरीका बोलते हैं बिजनेस को ग्रो करने का। एक और तरीका ऐसा है कि अभी अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे उस बिजनेस का सेटअप देखना पड़ेगा, सेटअप लगाना पड़ेगा, मुझे सप्लायर्स देखने पड़ेंगे, मुझे मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट रेडी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से मेरे को मार्केट में भी उस प्रोडक्ट को लेके जाना पड़ेगा, कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं और इतने पेशेंस आज के टाइम पे नहीं है, ऐसा समझ लो। ये अमालगमेशन क्योंकि पहले भी चलता था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आज बहुत देखने को मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा एक ऐसा बिजनेस, जिस बिजनेस में मैं इंटरेस्टेड हूं, जो मुझे करना है, उसमें मैं देखूंगा कि कौन से बिजनेसेस है जो अच्छा कर रहे हैं, मैं सीधा उनके साथ उनके बिजनेस को एक्वायर करने की बात करूंगा। एक्वायर करना मतलब मैं उनके बिजनेस को एक्वायर कर लूंगा, मतलब कि उनका बिजनेस ही पूरा खरीद लूंगा, मतलब उनके एसेट्स मेरे, उनके लाइबिलिटीज मेरे, उनका पूरा बिजनेस मेरे। एक्विजिशन की वजह से, इसके वजह से मुझे एक बात बताओ, क्या सेटअप करने की जरूरत है? बना बनाया सेटअप मिल जाएगा, सप्लाईज मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएगा, कस्टमर बेस मिल जाएगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका ऑलरेडी मार्केट में एडवर्टाइजिंग हो चुका है, हो रखा है, चल रहा है, मार्केटिंग चल रहा है, मेरे को सारी चीजें, एक बेस अच्छा मिल जाएगा, फिर मैं उस बिजनेस को आगे लेके जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ूंगा, मतलब उस बिजनेस में काम करूंगा, है ना। तो ये है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ये है क्या? एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ। हम सीधा किसी का बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, है ना। एक और अगर बात करें इसमें, तो मान लो मार्केट में 3 कंपनीज है, एक कंपनी बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में, बाकी की जो 2 कंपनीज है वो दोनों अपने अपने लेवल पे अगर देखे तो इतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ गए तो शायद उस जो कंपनी अच्छा कर रही है उसको कंपटीशन दे पाए, है ना। हाँ, तो ये दोनों कंपनीज जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ थी, वो दोनों साथ में आने का डिसाइड करते हैं और एक साथ, मतलब एक नया कंपनी फॉर्म करके वो मार्केट में उतरते हैं, उसी मार्केट में, तो फिर वहां पे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं उसको उसके कंपटीशन में उतरते हैं। इसको मर्जर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्जर। दो चीजें देखेंगे अपन यहाँ पे, एक एक्विजिशन और एक मर्जर। एक्विजिशन मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर देंगे पूरा सामने वाले का बिजनेस, उसके एसेट्स मेरे, उसके लाइबिलिटीज मेरे, वगैरह वगैरह जो भी। और मर्जर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका हमारे इंडिया में, वोडाफोन आइडिया। जियो जब आया मार्केट में तो बहुत उसको मतलब टक्कर देने के लिए उस टाइम पे जब आया था नया नया मार्केट में तो कोई नहीं। वोडाफोन वैसे देखा जाए तो इंडिया में ऑलरेडी था, आइडिया भी इंडिया में ऑलरेडी था, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे ना उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो ये दोनों साथ में, इन्होंने बोला, वोडाफोन ने बोला कि मेरा कस्टमर्स में रीच अच्छा है, मेरा कस्टमर बेस अच्छा है। आइडिया वाला बोला टेक्नोलॉजी के हिसाब से मेरे टॉवर गांव गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पे बाकी का नेटवर्क नहीं मिलता वहां पे तुमको आइडिया का नेटवर्क मिलता है। ऐसा था एक टाइम पे। तो फिर ये दोनों साथ में आए, ये बोल के कि अगर अपन साथ में आ जाएंगे ना तो अपन जियो को मार्केट में टक्कर दे पाएंगे। इसका कस्टमर बेस, इसका टेक्नोलॉजी दोनों साथ में आके वोडाफोन आइडिया उन्होंने मर्जर किया है। उन्होंने क्या किया? मर्जर। वोडाफोन इंडिया जो था वो लिक्विडेट हो गया, आइडिया ने अपना बिजनेस लिक्विडेट कर दिया और दोनों ने वीआई जो उनका नया बिजनेस है वो फॉर्म किया, नई कंपनी फॉर्म की, है ना। एक्विजिशन का अगर एग्जांपल दे, बहुत अच्छा इंडिया का एक और एग्जांपल है जहां पे टाटा ने लैंड रोवर को, जैगुआर को एक्वायर किया था, है ना। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है इंडिया का। बहुत बड़ी रिस्क भी उठाई थी, बहुत डेट लिया था जब उस टाइम पे टाटा ने, लेकिन वो होता है ना कि मैं राइट डिसीजंस नहीं लेता, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ फिर उसको राइट करता हूँ, ऐसा। हाँ, मालूम मेरे को, ये मैं आगे बोलने वाला था कि ये जो अपने को सोशल मीडिया पे मिलते कोट डालते और फिर वो किसी का, तो उस पर रतन टाटा ने खुद बोला कि मैंने ये नहीं बोला था मतलब कुछ लोग है ना ऐसे कोट से इंस्पायर होके फिर चीजें करते हैं और फिर वो डिसीजन ले लेते हैं, वो राइट कभी होता नहीं है, वो लोग भी गायब हो जाते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हो तुम, तो मैं यही बात बोलने वाला था। वो पहले बोला गया था कि रतन टाटा ने ऐसा बोला, लेकिन बाद में टाटा
उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं ऐसा कोई कोट नहीं दिया, उनके कैलकुलेशन से उन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था और रिस्क लिया था और डेट उठा के रिस्क लिया था, लेकिन वो सब सही हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स है इसके, ठीक है, मर्जर और एक्विजिशन का, आया ना। हाँ। हमको AS14 में ये दो चीजें कवर करनी है, मतलब AS14 ये दो चीजों को कवर करता है, दो चीजों के अकाउंटिंग को कवर करता है, एक्विजिशन के और मर्जर के, आया ना। अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा एग्जांपल दूं, मान लो आईटीसी के ना 4-5 किसी भी कंपनी के 4-5 बिजनेसेस है अलग अलग, ठीक है। अपनी कंपनी उस कंपनी का एक बिजनेस को खरीद लेती है, उसके एक बिजनेस को खरीद लेती है ना। क्या ये एक्विजिशन हुआ? क्या ये एक्विजिशन हो? क्या ये AS14 में कवर होगा? क्योंकि ये एक्विजिशन हुआ, है ना। करेंगे बात इसके ऊपर। दूसरा एग्जांपल, मैंने ना क्या किया, एक कंपनी जो मेरा कॉम्पिटिटर था या जो मेरे को जिस कंपनी में जिस बिजनेस में आगे बढ़ना था उसको टेक ओवर करना था, मैंने क्या किया, उस कंपनी को खरीदा नहीं, मैंने उस कंपनी में 80% स्टेक खरीद ली, मतलब उस कंपनी के 80% शेयर्स खरीद लिए, आया ना। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने पूरा बिजनेस खरीदा नहीं है, लेकिन वो बिजनेस जो भी काम करेगा उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहने वाला है? मेरे हाथ में रहने वाला है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हूं उस कंपनी का, है ना। क्या इसको AS14 कवर करेगा? क्या इसको AS14 कवर करेगा? और मैं अगर मान ले 80% स्टेक परचेस कर लेता हूं, तो एक होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे, है ना। हाँ, तो क्या इस होल्डिंग सब्सिडियरी को भी AS14 कवर करता है? ये तीनों केसेस AS14 में कवर नहीं होते। बात यह है कि अगर मर्जर हो रहा है या एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर में दो कंपनी, जैसे मैंने वोडाफोन और इंडिया बोला, मैंने थोड़ी देर बोलते बोलते बोला वोडाफोन इंडिया ने अपना काम इंडिया में लिक्विडेट कर दिया, बिजनेस इंडिया में लिक्विडेट कर दिया था, आइडिया ने अपना बिजनेस इंडिया में लिक्विडेट कर दिया था, और फिर उन्होंने वोडाफोन आइडिया स्टार्ट किया, मर्जर किया, आया ना। बोलने की बात यह कि जो 2-3-4 कंपनीज एक साथ आएंगे मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ना अपना बिजनेस लिक्विडेट कर देंगे, वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, लिक्विडेट होगा। एक्विजिशन की बात करें तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ना। एब्जॉर्प्शन के बाद जिस बिजनेस को, जिस कंपनी को एक्वायर किया हुआ है, वो कंपनी लिक्विडेट हुई, वो कंपनी लिक्विडेट हुई। मैंने तुमको जो 2-3 एग्जांपल्स दिए, जैसे एक कंपनी था उसके 5 अलग अलग बिजनेस थे, मैंने उसका एक बिजनेस टेक ओवर किया, मैंने उसका एक बिजनेस टेक ओवर किया, वो बिजनेस उस कंपनी ने अपने आप को लिक्विडेट किया क्या? नहीं किया, तो ये AS14 में कवर नहीं होगा, ये AS14 में कवर नहीं होगा, मतलब अमाल्गमेशन में अपन उसकी बात नहीं करेंगे। आधी बात समझ में? जब मैं 80% स्टेक किसी का परचेस कर लेता हूं, तो यहां पे भी मैंने, कंपनी लिक्विडेट हुई क्या? कंपनी तो अपना काम कर रही है ना। हाँ, तो ये भी अमाल्गमेशन में कवर नहीं होगा, AS14 के अंडर ये आएगा नहीं। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्विटी, बेसिकली इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करना AS14 में कंसिडर ही नहीं किया जाता, कवर ही नहीं किया जाता। AS14 या अमाल्गमेशन में अपन सीधा बिजनेस को मर्ज करने की बात करेंगे, या तो बिजनेस को एक्वायर करने की बात करेंगे, एब्जॉर्ब करने की बात करेंगे, आया ना। हाँ, और ये दोनों केसेस में जो भी मर्ज हो रहे हैं वो अपने अपने बिजनेसेस को लिक्विडेट करते हैं, जो भी एक्वायर हो रही है, तो जो कंपनी एक्वायर हो रही है वो अपना बिजनेस लिक्विडेट करने। होल्डिंग सब्सिडियरी का जो मैं तुमको बोला वो भी इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडियरी जो है अपन इसको पढ़ने वाले AS21 में, कंसोलिडेशन का चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे, उधर AS21 आता है। जब अपन स्टेक एक्वायर करेंगे उधर AS13 आता है, इन्वेस्टमेंट, जो थोड़ी देर पहले तूने बात किया, AS13, है ना, अलग। AS14 में सिर्फ दो बातें होगी, क्या? एक मर्जर और दूसरा एक्विजिशन, और दोनों केसेस में क्या होने वाला है? अपने अपने बिजनेसेस बंद होने वाले। तो क्या तुमको अमाल्गमेशन AS14 का मतलब समझ में आया? अपने को क्या यहाँ पे पढ़ना है? अपने को 3 चीजें यहाँ पे पढ़नी। एक, कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना है। अगर कोई कंपनी एक्वायर की जा रही है, तो जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है उसको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो वो अमाउंट को कैलकुलेट करना, इसको अपन परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। दूसरा, जो कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, अपने को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं। क्या करना है? उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने हैं। तो वो किस तरीके से अपन क्लोज करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या अप्रोच होगा अपना क्लोज करने का? ये तुम कर चुके हो ऑलरेडी, मतलब इसके जैसा एग्जैक्टली, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसोल्यूशन। ये फाउंडेशन में था तुमको डिसोल्यूशन? नहीं, 12th में था। ओके, न्यू सिलेबस में सीए फाउंडेशन में डिसोल्यूशन आया हुआ है, क्योंकि वो पहले इंटर का पार्ट था, 2 ग्रुप में अकाउंट्स था ना अपने को, तो सेकंड ग्रुप में ये पार्टनरशिप के एडवांस्ड
चैप्टर्स थे, और तुमको न्यू सिलेबस में इंटर में वो भी नहीं, मतलब वो उसमें बच गए। लेकिन 12th में किया है ना तुमने, डिसोल्यूशन किया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, वो सेम रियलाइजेशन अकाउंट अपने को यहाँ पे बनाना है, वो सेम रियलाइजेशन अकाउंट अपने को यहाँ पे बनाना है, क्लोज करने वाले इसमें। लेकिन जो कंपनी मर्ज होकर नया कंपनी बन रही है, या जो कंपनी एक्वायर कर रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचना जरा कि हमको क्या करना है, सामने वाली कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज अपने बनाने हैं। तो जो कंपनी एक्वायर कर रही है या जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है, वो उस एसेट्स को अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करेगी, उसके लाइबिलिटीज को अपने बुक्स में लिखे आएगी, है ना। तो वो क्या तरीका होगा, उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, ये अपने को सीखना है, बराबर ना। हाँ, तो ये तीन चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ईजी है, सोल्यूशंस इसके लेंदी होते, सोल्यूशंस इसके लेंदी होते। जैसा इजी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ अपने लिए, उतना ही इजी ये चैप्टर होने वाला है अपने लिए, आया ना। हाँ, तीन चीजें क्या, वापस एक बार, परचेज कंसिडरेशन, जो बिजनेस लिक्विडेट होने वाला है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना, और जो नया कंपनी फॉर्म हो रहा है, जो बिजनेस एक्वायर कर रहा है, उसके बुक्स में उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करना, आया ना। चलो लिखो पहले कुछ। माइक का साउंड आ रहा ऑनलाइन में, माइक का साउंड। हेलो हेलो हेलो। अरे वो थोड़ा सा देखिए, हाँ ये आवाज जा रही है। हेलो हेलो, अभी थोड़ा सा कम होगा शायद। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या, मतलब आवाज क्लियर है क्या, अभी आ रहा है साउंड। रोहित बेटा प्लीज रिप्लाई। या अभी मेरी आवाज ही गायब हो गई क्योंकि माइक मैंने बहुत नीचे रख दिया है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। चश्मे पे लगाओ ना, करण सर के जैसे। ऐसे डाला था ना कुछ तो, हाँ। ओके चल लिखो। Amalgamation refers to the process of merger of two or more companies, into a single entity, or where one company takes over the other by outright purchase। लिखा हुआ नहीं समझ में आए तो पूछना। आउटराइट परचेज, पूछ रहा हूं। हाँ, therefore the term amalgamation includes two types of activities. First, two or more companies join
टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, टू और मोर कंपनीज ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, इसको अपन बोलेंगे मर्जर। और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वन बाय द अदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वन बाय द अदर। अगर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझे तो बोल सकते दो कंपनी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ये दोनों मिलके एक नया कंपनी बनाएंगे एक्स वाई लिमिटेड, बराबर। ये क्या होने वाले हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड? लिक्विडेट होने वाले हैं। एक्स लिमिटेड अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करेगा एक्स वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करेगा एक्स वाई लिमिटेड को, आया ना। और एक्स वाई लिमिटेड इसके बदले उनको कुछ कंसिडरेशन देगा, आया ना। तो एक्स वाई लिमिटेड यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन। अच्छा, ये जो कंसिडरेशन होगा ये किस फॉर्म में होगा? पैसा दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, हाँ। क्या एक्स वाई लिमिटेड कंपनी फॉर्म हो रही है तो क्या एक्स वाई लिमिटेड अपने शेयर्स दे सकती है उनको? हाँ, इक्विटी शेयर्स दे सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स दे सकती है, डिबेंचर्स दे सकती है, जो चाहे वो दे सकती है, आया ना। हाँ। किसको देगा? हाँ, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेगी। वो अगर क्वेश्चन में एक आधा एडजस्टमेंट ऐसा आ गया, अभी देख सारे वही बोल रहा हूँ मैं, सुन ना, सारे लाइबिलिटीज या सारे एसेट्स लेके जाना है ऐसा भी नहीं। वो तो अभी मान ले तेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैं मान लो तुम्हारे बिजनेस को एक्वायर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो तुम्हारे कुछ लाइबिलिटीज है, तुम्हारे कुछ एसेट्स है। अभी तुम्हारे एसेट्स में फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि तुम्हारा बिजनेस है, मान लो फुटवेयर कंपनी है तुम्हारा, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तुम्हारा, ठीक है। और तुमने ना इन्वेस्टमेंट कर रखा है टीसीएस में, मान लो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अभी मैं इंटरेस्टेड तुम्हारे बिजनेस में हूं, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से नहीं हूं। तो मैंने तुमको बोला कि भाई वो इन्वेस्टमेंट जो है तेरा टीसीएस में, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को तेरा बिजनेस चाहिए। तो मैं इन्वेस्टमेंट ये जो टीसीएस का वो मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो तू तेरे को देख ले, तेरे को क्या करना है ना। हाँ। उसी तरीके से कुछ लायबिलिटीज है, तो उसमें से एग्रीमेंट होता है अपने बीच में। तो एग्रीमेंट अगर होगा ना, तो एग्रीमेंट में मैं तुमको क्लियरली बोलूंगा कि मैं किस किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, किस किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं। जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं वो लेके नहीं जाऊंगा, उसका तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी तो ऑब्वियसली फिर उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा कि तुमने एक्विजिशन के पहले पेमेंट कर दिया कुछ लाइबिलिटीज का, कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, बाद बाकी जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज बचते वो मैं सारा लेके चला गया, आया ना। तो फिर एडजस्टमेंट जैसा होगा वैसा अपने को वहां पे एंट्री पास करने का उसका। तो जैसे अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो मेरे को तो लाइबिलिटी को फिर पेज करना पड़ेगा अगर मैं कोई लाइबिलिटी लेके नहीं गया तेरा तो, आया ना। हाँ। और अगर मान लो कोई एसेट नहीं लेके गया तो उस एसेट को तो मार्केट में बेच देगा और उससे पैसा रियलाइज करेगा, बराबर ना। तो वो तो पूरा फिर क्वेश्चन आगे अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएंगी सारी चीजें, आया ना। हाँ। तो वो तो सेट ऑफ होगा ही ना, फिर वो तो सेट ऑफ हो गई, उसके रिलेटेड भी अपन एडजस्टमेंट देखेंगे। ऐसे एडजस्टमेंट्स अपने को कंसोलिडेशन में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब मान लो एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी, उनके बीच में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो फिर कंसोलिडेशन में अपने को क्या करना था। AS21 बेसिकली क्या बोलता है कि जो होल्डिंग कंपनी है ना, उसको अपने बुक्स में जो बैलेंस शीट बनाना है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। मतलब अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ साथ तुमको तुम्हारे सब्सिडियरी के भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कंसोलिडेट करना होगा। तो उसमें अगर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें, तो फिर वो आगे मतलब उससे वैसे एडजस्टमेंट आएंगे अपने, और बहुत अच्छे एडजस्टमेंट होते हैं। तो उसमें अपन देखेंगे कि कैसा डील करना है। क्योंकि मान ले फॉर एग्जाम्पल मैंने तेरे को स्टॉक, मैंने तेरे को कुछ गुड्स दिए थे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन में, तू मेरे को उसके बदले पैसा देने वाला था। मान ले 1 लाख रुपए के गुड्स दिए थे, उसमें से 80,000 के गुड्स तो तू आगे बेच दिए, बराबर ना। 20,000 के गुड्स अभी भी तेरे पास पड़े, आया ना। अभी वो जो 20,000 के गुड्स तेरे को पड़े, तेरे पास पड़े हैं,
मैंने तो तेरे को प्रॉफिट जोड़ के बेचा, तेरा स्टॉक मेरे स्टॉक के साथ मर्ज होने वाला है, आया ना? हाँ, तो मेरे को वो प्रॉफिट जो तेरे क्लोजिंग स्टॉक में ना वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्लस जो डेटर्स क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो भी अपने को उसका इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस का एडजस्ट करना पड़ेगा, आया ना? हाँ, तो ये एडजस्टमेंट्स अपने को आने वाले हैं, अमालगमेशन में कम, कंसोलिडेशन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी आया तो बात समझ लेना, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, एक साथ आके ये कर रहे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां पे सेट ऑफ हो जाएगा, आया ना? एनीवेज, मैं बात कर रहा था कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन जो है वो कैश के फॉर्म में दिया जा सकता, वो शेयर्स के फॉर्म में दिया जा सकता, वो सिक्योरिटीज, कोई भी अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में दिया जा सकता है। किसको दिया जाएगा? एक्स और वाई को, मतलब किसको? हाँ हाँ, उनके शेयर होल्डर्स को। किनको? ओनर्स को ही कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ओनर्स को ही कंसिडरेशन मिलना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। तो ध्यान रखना, अभी कंसिडरेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मेरे को नहीं लगता उसके आगे का डिस्कशन अभी और हो पाएगा, लेकिन कंसिडरेशन में जब डिस्कशन अपने को कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है, तो जब कंसिडरेशन का कैलकुलेशन अपन करेंगे ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि परचेज कंसिडरेशन में वही चीजें आएंगी जो हम शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं। फिर मैं उस शेयर होल्डर को कैश भी दे सकता, शेयर्स भी दे सकता, डिबेंचर्स भी दे सकता, जो मेरे को देने का, लेकिन अगर वो शेयर होल्डर्स को जा रहा है तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। अगर वो शेयर होल्डर्स के अलावा किसी और को जा रहा है, दूसरे लाइबिलिटी को जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसकी लाइबिलिटी ले रहा हूं और उनको मैं मेरे कंपनी के दूसरे डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, हो सकता है ये भी, है ना? हाँ, लेकिन मैंने ये जो डिबेंचर्स इशू किए या मैंने उनको अपफ्रंट पेमेंट कर दिया, किसको किया मैंने? आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये ओनर्स को नहीं दिया गया है ना? हाँ, तो परचेज कंसिडरेशन, ये जो कंसिडरेशन दिया जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को, यानी ओनर्स को। तो ओनर्स को तुम जो भी दो वो सारा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा, है ना? तो यहां पे अपन लिखेंगे कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कैश, इक्विटी शेयर्स और any other security, any other securities of XY Limited, of XY Limited will be given to shareholders of X Limited and Y Limited. Shareholders of X Limited and Y Limited. हो गया? हो गया? उसके बाद यही अगर अपन एब्जॉर्प्शन के केस में देखें, तो एब्जॉर्प्शन में ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो एक कंपनी है ए लिमिटेड, मान लो दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, मतलब क्या? तो ए बी लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड ये ट्रांसफर्ड टू ए लिमिटेड। इसके बदले ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के ओनर्स को कंसिडरेशन पे करेगा। तो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द ओनर्स बोल लो, शेयर होल्डर्स बोल लो,
ऑफ बी लिमिटेड बाय ए लिमिटेड। जैसे उनको ये मिल जाता है, बी लिमिटेड क्या हो जाएगी, लिक्विडेट। तो ये ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर होता है मर्जर का और एब्जॉर्प्शन का, और जो अपने को यहां पे अमालगमेशन में सीखना है। जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है ना, चाहे वो मर्जर हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, उस कंपनी को अपन ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर कंपनी। और जो उस बिजनेस को एक्वायर कर रही है, या तो फिर मर्जर में एक नई कंपनी जो फॉर्म हो रही है, उसको अपन ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं। यस, यहां पे ये ट्रांसफरी कंपनी, और ये एक्स लिमिटेड कहलाएगा ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफर कर रही है वो ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन ये ट्रांसफरी में बहुत कंफ्यूजन होता है अपने को, तो अपन इसको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, एकदम सिंपलिसिटी से पढ़ने के लिए, जो ट्रांसफर कर रही है ना, मतलब जो कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, उनको अपन वेंडर कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेंडर कंपनी। और जो ट्रांसफरी कंपनी है या जो नया कंपनी फॉर्म हो रहा है, उसको अपन परचेजिंग कंपनी बोलेंगे। परचेजिंग कंपनी, समझा क्या। तो इस केस में, मर्जर के केस में, एक्स वाई लिमिटेड ये ट्रांसफरी कंपनी या परचेजिंग कंपनी, और एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ये ट्रांसफरर कंपनी या वेंडर कंपनी हो जाएगा, बराबर। सिमिलरली यहां पे ये भी क्या कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी, और ये भी क्या, ये क्या कहलाएगी, वेंडर कंपनी। तो क्वेश्चन तुमको ऐसे ही बोलेगा कि परचेजिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज दो, है ना। हाँ, जो ट्रांसफरर कंपनी है, या तो ट्रांसफरर कंपनी के लेजर अकाउंट्स बनाओ, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट और बाकी जो भी उनके अकाउंट्स बनेंगे वो अकाउंट्स बनाओ, है ना। या तो फिर जो ट्रांसफरर कंपनी या वेंडर कंपनी उसके लेजर अकाउंट्स बनाओ, और ट्रांसफरी कंपनी या परचेजिंग कंपनी है, आफ्टर एक्विजिशन या मर्जर उनका बैलेंस शीट बनाओ। समझा क्या। हाँ, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी अगर अपन परचेज कंसिडरेशन की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग ही सीधा परचेज कंसिडरेशन का दे दो। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि परचेज कंसिडरेशन मतलब मैं जो भी पेमेंट करने वाला हूं, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ एनी अदर सिक्योरिटीज, इन फॉर्म ऑफ कैश, आया ना। हाँ, किसको, तो ट्रांसफरर कंपनी को, ये मेरा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा, ये मेरा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा। एक चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि मैं पेमेंट जो कर रहा हूं ना, जो मेरे को परचेज कंसिडरेशन का पार्ट समझना है, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को जो हो रहा है वही पार्ट है। अगर मैं ट्रांसफरर कंपनी के या वेंडर कंपनी के लाइबिलिटीज को पे करने के लिए मैं कुछ सिक्योरिटीज इशू कर रहा हूं, या मैं उनको पे करने के लिए कैश दे रहा हूं, वो मेरा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हो जाता है, एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त हमको समझ में नहीं आता, और अपन ने बोला कि ये परचेजिंग कंपनी ने तो दिया है तो ये परचेज कंसिडरेशन होगा, नहीं, वहां पे अपना परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गलत होगा। और परचेज कंसिडरेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया ना, 5-7 मार्क के लिए क्वेश्चन, तो ऐसा समझ लो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, आया ना। हाँ, तो छोटा क्वेश्चन जो बनेगा वो केस स्टडी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनेगा, या तो फिर परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या चीज आनी चाहिए क्या चीज नहीं आनी चाहिए, ये भी अपने को, उसकी क्लैरिटी अपने को होनी चाहिए। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। शेयर होल्डर्स को किया गया कुछ भी पेमेंट परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। उनके अलावा अगर अपन किसी को भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, बराबर ना। परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एक है तुम्हारा पेमेंट मेथड, एक है तुम्हारा एसेट मेथड। पेमेंट मेथड मतलब क्वेश्चन में डेटा दिया गया है कि हमने शेयर होल्डर को क्या क्या पे किया है,
क्या कहते हैं, मैंने शेयर होल्डर मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है ना, मतलब वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी तो ओनर ही होते हैं, है ना। तो दोनों को मान लो, हो सकता है कि मैं इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स दे रहा, कुछ कैश दे रहा, कुछ डिबेंचर्स दे रहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैं कैश दे रहा और डिबेंचर्स दे रहा, या तो फिर नवा प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा, जो भी है ना। तो ये अगर डायरेक्टली तेरे को दिया गया है, ऐसा डेटा क्वेश्चन में दिया गया है, तो अपना परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन बाय फॉलोइंग नेट पेमेंट्स मेथड होगा। समझा क्या? लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो दूसरा एक अपने पास अप्रोच होता है कि हम नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी नेट एसेट्स मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं जो भी एसेट्स लेके जा रहा हूं कंपनी, जरूरी नहीं है कि वो उस कंपनी के बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे है उस वैल्यू पे लेके जाओ, आया ना। हाँ, हमने पार्टनरशिप में भी देखा था कि अगर कोई भी पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, पर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं, बराबर ना। तो कुछ ऐसी यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन हाँ तुमको ना फेयर वैल्यू दे दिया जाएगा या अग्रीड वैल्यू दे दिया जाएगा या टेकन ओवर वैल्यू दे दिया जाएगा, बराबर। तो उस टाइम पे परचेज कंसिडरेशन जो अपने को कैलकुलेट करना है वो बाय फेयर वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे वो परचेसिंग कंपनी लेके जा रही है उन एसेट्स को और लायबिलिटीज को, उसको कंसिडर करके। तो जितने भी एसेट्स लेके गए उसकी एक लिस्ट, उसका टोटल, माइनस जितने भी लाइबिलिटीज लेके गए, ऑब्वियसली अभी वो लाइबिलिटीज वो वेंडर कंपनी पे नहीं करेगी, वो कौन पे करेगा, परचेसिंग कंपनी, मतलब परचेसिंग कंपनी के बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटीज आने वाली है, आया ना। हाँ, तो फिर वो माइनस करेंगे अपन उतनी अमाउंट, आया ना। हाँ, जो आएगा अमाउंट उसमें हो सकता है कि गुडविल का एडजस्टमेंट भी आया है ना। हाँ, मतलब मैं अगर परचेज कर रहा हूं तो सामने वाला, अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी को परचेज करने गया, उसके सारे एसेट लायबिलिटीज सब मिला के ना हिसाब करके 1 करोड़ का वैल्यू हो रहा था, तो मैं थैला भर के 1 करोड़ रुपए लेके गया उसके पास और मैं बोला ये 1 करोड़ रुपए आज से गले पे मैं बैठूंगा, ऑब्वियसली है ना। हाँ, लेकिन वो बोला भाई अगर तेरे को यहाँ पे ये बिजनेस करना है तो तेरे को 5 करोड़ रुपए देने पड़े, तो ही तू मेरा बिजनेस, मैं तो ही रेडी हूँ मेरा बिजनेस देने के लिए, या तो अभी उसके एसेट एंड लायबिलिटी सब मिला के तो 1 करोड़ का हिसाब हो रहा था, ऊपर के 4 करोड़ गुडविल का देना, आया ना। हाँ, तो ये अपने को उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास आएगा क्या, परचेज कंसिडरेशन। और इसकी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन, मैं ऑफिस बोल रहा हूँ कैलकुलेशन डेटा के हिसाब से होगा, जो दिया जाएगा अपने को उसको लेना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है ये क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझ में आ जाना चाहिए। तो जहां पे मैं क्या क्या पेमेंट देने वाला हूं, या मैं मतलब शेयर्स दे रहा, डिबेंचर्स दे रहा, कैश दे रहा, जो भी दे रहा हूं, अगर ये तेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब नेट पेमेंट मेथड फॉलो करना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन। और अगर ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, शेयर होल्डर्स को पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, या तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना है बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं बोला है, मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो उससे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट नहीं होगा। तो फिर अपने को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग नेट एसेट्स मेथड, एसेट्स टेकन ओवर उसके एग्रीड वैल्यू पे या फेयर वैल्यू पे, माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर उनके एग्रीड वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे, और अगर गुडविल का एडजस्टमेंट हो वो प्लस करके अपन जो निकालेंगे वो क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन। आया ना, कोई दिक्कत है, लिखो परचेज कंसिडरेशन के बारे में। एग्रीगेट ऑफ मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो, एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, aggregate of shares and other securities issued and and payment made in form of cash, payment made in form of cash or other assets by the transferee company, to the shareholders of transferor company, is called purchase consideration, is called purchase consideration. कुछ नेक्स्ट लाइन पे लिखो, amount paid towards equity shareholders and
preference shareholders, amount paid towards equity shareholders and preference shareholders is only considered as part of purchase consideration, as part of purchase consideration, as per AS 14, as per AS 14 is only considered as part of purchase consideration as per AS 14. Full stop. Hence, next line पे लिखो, hence it should be noted that purchase consideration does not include the sum directly paid to debenture holders or creditors, the sum directly paid to debenture holders or creditors of the transferor company, the sum directly paid to debenture holders or creditors of the transferor company. क्लियर है? इसी में नेक्स्ट हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. इसके दो मेथड्स हैं, तो दो पार्ट्स कर दो इसके. एक है तुम्हारा नेट पेमेंट्स मेथड, और दूसरा है नेट एसेट्स मेथड. इसमें अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी प्लस अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी, जो तुम्हारे पास आएगा वो होगा देयरफॉर परचेज कंसिडरेशन, वो होगा परचेज कंसिडरेशन. ठीक है. नेट एसेट्स मेथड में लिख दो फेयर वैल्यू ऑफ assets taken over minus payable value of liabilities taken over ये आपको देगा therefore net assets taken over, नेट एसेट्स टेकन ओवर. इसमें प्लस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ गुडविल, तो अपने को मिलेगा देयरफॉर परचेज कंसिडरेशन, तो अपने को मिलेगा देयरफॉर परचेज कंसिडरेशन. अभी कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के डेटा के ऊपर, है ना. कल अपन मतलब आज रुकेंगे यहाँ पे,
ऑलरेडी 1:45 होने को आ रहे, मेरा 1:30 बजे लाइव था। परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशंस पे पहले फोकस करेंगे, कल एक 3 4 5 क्वेश्चंस कर लेंगे उसके ऊपर, और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, आया ना? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जब भी फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन होना, तो ये अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो पहले अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बराबर, और फिर अपन आगे का डिस्कशन करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कल तक तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स रुकेंगे, बाय।